से नन्हे मुन्ने से चैप्टर है। उसमें कॉस्ट में 16 चैप्टर। ठीक है जी। पहला चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। ये आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हुआ है। वो FIFO मेथड और वेटेड एवरेज मेथड याद है, परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम, उसी तरह की बातें हैं। बस इसमें कुछ एडिशनल बातें ये होंगी कि वहां पे आपने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री पढ़ी थी, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री थी, डिटेल में नहीं पढ़ी थी। यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री में भी थोड़े से पॉइंट एक्स्ट्रा आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। और NRV लॉसेस की थोड़ी सी डिटेल है ज्यादा, तो इतनी डिटेल वहां पे नहीं थी जितनी डिटेल यहाँ पे होगी। तो ये मतलब आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉलेज आपका इस चैप्टर में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ओवरहेड्स में भी आपने सुना है, थोड़ी बहुत बातें आपने सुनी होंगी। ओवरहेड्स बेसिकली कहते हैं बिजली और गैस पानी जो इस्तेमाल होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं ओवरहेड्स। मतलब देखो, आपने लिया आलू, लिए आलू को काटा और उसको अपने लेज में कन्वर्ट करना है। तो आलू को काट के लेज में कन्वर्ट करने में एक तो लेबर इस्तेमाल हो जाएगी। लेबर के अलावा जो कुछ भी इस्तेमाल होगा ना वो ओवरहेड्स है। मतलब क्या क्या इस्तेमाल होगा? बिजली इस्तेमाल होगी, गैस इस्तेमाल होगी, प्लांट की डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, वो जो भी वहां पे खर्चे आने हैं। ठीक हो गया जी। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, फिर वो सुपरवाइजर की सैलरी, फिर वो क्या कहते हैं वो जो उस लेस के पैकेट की पैकिंग मटेरियल हो गया, और उसमें जो हवा गैस डालते हैं वो वाली चीजें, मसाले मसूले, वो सारा कुछ किस खाते में डालना है जी? ओवरहेड्स। ठीक हो गया जी। फिर वो प्लांट अगर कल को खराब हो जाएगा तो उस प्लांट की ओवरहॉलिंग पे जो खर्चा आएगा वो भी ओवरहेड्स में जाएगा। समझ की बात की? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी ओवरहेड्स का ही एक दूसरा एंगल है। बात समझ ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स की ही बेसिकली कैलकुलेशन है एक और एंगल से। मतलब फर्ज करें आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो तीनों प्रोडक्ट के ओवरहेड अलग अलग कर रहे हैं। बात समझ कि जो एक्टिविटी परफॉर्म की है उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है आप। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स की ही कॉस्टिंग है। अच्छा जी। फिर उसके बाद लेबर, ओवरहेड अलग तो लेबर। आलू लिया है, उस पर जो पे किया है वो मटेरियल है। उस आलू को साफ करना है, उसको काटना है, उसको फ्राई करना है, उसको ड्राई करना है, ये काम कौन करेगी? लेबर। तो लेबर की कैलकुलेशन जो है वो फिर यहाँ पे आएगी। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद है कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। ये इन सबको मिक्स करके मतलब एंट्री आपसे पूछी जाएंगी कि मटेरियल परचेज किया एंट्री बताओ, लेबर लगा एंट्री बताओ, बिजली लगी एंट्री बताओ, मटेरियल कंप्लीट हो गया एंट्री बताओ, मटेरियल प्रोडक्शन हो, फिनिश गुड स्टोर में भेज दिया एंट्री बताओ, फिनिश गुड स्टोर से मटेरियल निकाल के हमने लोगों के घरों में भेज दिया एंट्री बताओ। तो इसमें हमने एंट्रियां पढ़नी है कि मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक एंट्रियां। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ये है कि आप एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आपको एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर के हिसाब से आप कोई चीज तैयार कर रहे हैं। देखो, अगर आपने लेस तैयार करने हैं ना, तो लेस में आप कस्टमर को नहीं देखते, आप प्रोडक्शन को देखते हैं कि भाई ये बनाना है, लोग खा लेंगे। मतलब आपसे नहीं पूछा जा रहा कि कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है, वो बना लेते हैं और दुनिया खा जाती है। लेकिन अगर आपने फर्नीचर बनाना होगा घर के लिए, तो बना बनाया फर्नीचर नहीं दुनिया उठाती, वो जाके बताती है कि हमें इस साइज का फर्नीचर चाहिए, हाइट इतनी होगी, विड्थ इतनी होगी, रेंज इतनी होगी, लकड़ी ये वाली लगानी है, पेंट ये वाला करना है, डिजाइन ये वाला बनाना है। तो कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जहां पे कस्टमर बताता है कि क्या बनाना है, कुछ कारोबार ऐसे होते हैं कि जहां पे कंपनी बताती है कि हम ये बना रहे हैं, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब आईफोन आपने बनाना है, तो आईफोन का कलर कंपनी डिसाइड करती है, लोग नहीं डिसाइड करते। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन फर्नीचर लोग डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है, कंपनी नहीं डिसाइड करते। तो इसलिए लोग फर्नीचर कुछ बना के रखे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बनाते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो कस्टमर सिर्फ यही कहते हैं ना कि यार लकड़ी ये वाली नहीं, ये वाली लगानी है, तो ऑल टुगेदर सारा फर्नीचर आपका जीरो, आपको जीरो से काम करना पड़ेगा। तो अगर कोई कस्टमर के इनपुट के ऊपर आपने कोई चीज तैयार करनी है ना, तो उसको हम कहते हैं जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, कि एक स्पेसिफिक जॉब आई है, वो काम करना है। लॉजिक समझ आई? यस सर। फिर उसके बाद है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग ये है कि अगर आपने एक चीज तैयार करनी है ना, तो हो सकता है 3-4 प्रोसेस में से गुजरेगी तो तैयार होगी। जैसे पेंट है, पेंट में आपने पहले 2 पेंट को आपके आपस में मिक्स करना है, फिर उसका खास टेम्परेचर है जिसपे उसको रखना है, फिर वो दिन है कि 3 दिन या 4 दिन रखना है, 4 दिन में रखने के बाद एक और केमिकल उसमें डालना है, और उस पर पता नहीं क्या क्या काम करना है, तो जाके खास किस्म का कलर आएगा। बात से लगी कि नहीं? तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग कि पहले ये वाला प्रोसेस है, फिर ये, जैसे हम बात कर लेते हैं जी जीन्स की।
तो जीन्स में सबसे पहले क्या होगा जी, आपने धागा लिया, धागे से आपने कपड़ा बनाया। अब कपड़े के बाद अगला काम क्या है जी, आपने कटिंग करनी है। फिर उसके बाद अगला डिपार्टमेंट जाके जहाँ पे स्टिचिंग होगी, उससे अगला डिपार्टमेंट आएगा जहाँ पे डिजाइनिंग होगी, उससे अगला डिपार्टमेंट आएगा जहाँ पे पैकिंग होगी, फिर जाके फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब है कि एक चीज अगर 4 प्रोसेस में से तैयार हुई है ना, तो उसके 4 अलग अलग प्रोसेस अकाउंट बनेंगे। हर बंदे ने अपना हिसाब देना है कि भाईजान मेरे को जीन्स इस हालत में चाहिए सी, तो मैं करके तक भेज दी थी। मतलब एक बंदा कहता मेरे पास कपड़ा था, मैंने सिर्फ कटिंग की है, स्टिचिंग तो उसने करनी थी। ताकि अगर स्टिचिंग में फटा पड़ा है ना, तो कटिंग वाले को ना पकड़ा जाए, स्टिचिंग वाले को पकड़ा जाए। लेकिन अगर कटिंग ठीक नहीं हुई तो स्टिचिंग वाले का कसूर नहीं है, कटिंग वाले का कसूर है। कौन समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हर किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि भाई ये आपका काम है, इसके ऊपर आप जिम्मेदार। फिर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, इसका कंसेप्ट क्या है कि आप जब जमीन से ऑयल लेते हैं ना, तो क्रूड ऑयल होता है, उस क्रूड ऑयल को अपने प्रोसेस करना होता है। तो वहां से हाई ऑक्टेन निकलेगी, सुपर निकलेगा, और डीजल निकलेगा, और मिट्टी का तेल निकलेगा, और ग्रीस निकलेगा। ठीक हो गया? तो एक मेन रॉ मटेरियल से 4 प्रोडक्ट बना रहे, तो उसको कहते हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। कौन सा लग गया? डीजल भी उसी ऑयल से निकलता है, हाई ऑक्टेन भी उसी ऑयल से निकलता है, जेट फ्यूल जो इस्तेमाल होता है वो भी उसी ऑयल से निकलता है, और क्या कहते हैं जो सिंपल पेट्रोल डालते हैं वो भी उसी से निकलता है, मिट्टी का तेल भी वहीं से निकलता है, और ग्रीस भी वहीं से निकलती है। ये जो ग्रीस लोग ट्यूनिंग करते वगैरह इस्तेमाल करते हैं बाइकों में, ये उसी का बाय प्रोडक्ट होता है। यहाँ तक की बात समझ लगी? फिर उसके बाद मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो बच्चों वही कंसेप्ट है कि सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की ग्रॉस प्रॉफिट आया, खर्चे माइनस की नेट प्रॉफिट आ गया। ये आपने इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग बच्चों आपने पढ़ी हुई है क्यूएम में। कहा? चैप्टर नंबर 1 में। ब्रेक इवन पॉइंट याद है? ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट है कि सेल में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन का लफ्ज़ सुना ना आपने? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे तो आपका प्रॉफिट आता था। ठीक है? सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, लेकिन सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये फर्क है। ठीक है जी? अच्छा, फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट ये है कि हमने कोई प्रोडक्शन करने से पहले स्टैंडर्ड बना लेना है कि अगर एक आइडियल यूनिट हम बनाए ना, तो 1 किलो मटेरियल लगेगा, 1 घंटा लेबर का लगेगा, 1 यूनिट बिजली का लगेगा, और इतने रुपए में आपका वो आइडियल यूनिट तैयार हो जाएगा। समझ आ रही बात की? तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि हमने पहले स्टैंडर्ड बनाना है, बाद में प्रोडक्शन करें, ताकि जब प्रोडक्शन करें मटेरियल ज्यादा लग जाए तो हम उसको रोकेंगे, भाईजान मटेरियल ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आपके दिमाग में स्टैंडर्ड ही नहीं पता, कितना टाइम लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, तो फिर आपको कल को एक्चुअल का हिसाब किताब समझ नहीं आएगा। जैसे कोई बच्चा सीए में एंटर होता है, उसको कहते हैं जी एवरेज 6 साल लगे। तो एवरेज अगर 6 साल लगेंगे, तो 1.5 साल बाद परेशान नहीं हो जाएगा कि यार मेरे को टाइम खत्म हो गया। उसको पता टाइम कितना मेरे पास अवेलेबल है, 6 साल। हाँ, जिसके 8 साल लगेंगे उसको टेंशन होना शुरू हो जाएगी। तो उसके दिमाग में एक स्टैंडर्ड होगा, तो जिसके साथ अपने आप को कंपेयर करेगा ना। अगर स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड होगा तो कंपैरिजन होगा। तो बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो है ना, आपने स्टैंडर्ड बना लिया। फिर वेरिएंस ये है कि आपने एक्चुअल डाटा को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। तो उससे क्या निकलेगा? डिफरेंस निकलेगा। उस डिफरेंस को कहते हैं वेरिएंस। ये वेरिएंस वो वाली नहीं है जो क्यूएम में पढ़ी आप, स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस, ये वो वाली चीज नहीं। ये वेरिएंस का मतलब ये है कि एक्चुअल खर्चा हुआ है 200 रुपया, होना चाहिए था 150 रुपया, 50 रुपये खर्चा एक्स्ट्रा हुआ। इसके ऊपर पूछगिछ होगी भाई 50 रुपये खर्चा क्यों हुआ? 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि लेबर हमारी सुस्त थी, दूसरा ये है कि लेबर तो बिल्कुल ठीक थी। तो ये भी तो हो सकता है आपने स्टैंडर्ड ठीक ना बनाया हो। स्टैंडर्ड के बनाने में भी तो गड़बड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस सर। अच्छा, अगला है कि टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का कंसेप्ट ये होता है बच्चों कि एक तरीका तो ये ना कि हमने मटेरियल लगाया 100 रुपए का, लेबर लगा 100 रुपए का, बिजली लगी 100 रुपए की, माल तैयार हुआ 300 रुपए में। ठीक है, हमने इसको बेचना है। अब टारगेट कॉस्टिंग ये है कि पुट्ठा सोचो। पुट्ठा क्या सोचो? पुट्ठा ये सोचो कि ये चीज मार्केट में 300 रुपए की सेल हो सकती है, इससे ज्यादा 1 रुपया भी करोगे तो लोग लेंगे नहीं। अब आपके दिमाग में सेल प्राइस फिक्स हो गई। सेल प्राइस क्या फिक्स हो गई? 300। इससे ऊपर 1 रुपया भी आप नहीं कमा सकते। अब आपने सोचना यह है कि 300 रुपए में से अपना प्रॉफिट कैसे रखें और माल कैसे तैयार करें।
अगर आप मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाते तो 300 में तो माल तैयार होता, लेकिन बेचना भी किसमें है 300 में, तो अपना प्रॉफिट जीरो। तो इसलिए क्या करो, थोड़ा सा मटेरियल में से बचा लो, थोड़ा सा लेबर में से बचा लो, थोड़ा सा ओवरहेड में से बचा लो, ताकि मिल मिला के हमें वो माल पड़े 250 रुपए का, हम बेचेंगे कितने का 300 का, 50 रुपए का प्रॉफिट निकाल। तो ये बेसिकली सेल प्राइस से वापस की कैलकुलेशन। नॉर्मल हालात में क्या होता है कि मटेरियल लेबर एफओएच से आगे सोचते हैं, और यहाँ पे वापस की तरफ सोचना है कि सेल प्राइस तो ये है, इसको ऊपर नहीं कर सकते, इससे अब कॉस्ट कैलकुलेट करो कि कॉस्ट कहां कहां से बचत कर सकते। टारगेट कॉस्ट समझ आ गई? यस सर। उसके बाद ये सीवीपी एनालिसिस है, वो ये ब्रेक इवन है, ये जो आपने क्यू में पढ़ा था वही टॉपिक यहाँ पे दोबारा आ रहा है, लेकिन जरा डिटेल में है। वहाँ पे बेसिक बेसिक पढ़ा था, यहाँ पे डिटेल में, मतलब वहाँ पे सिर्फ फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे पूरी हो सकता है आपको इनकम स्ट्रीम बनानी पड़ेगी। ठीक हो गया जी? फिर उसके बाद बच्चों डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला चैप्टर है रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट ये है बच्चों कि कुछ काम आप करते हैं तो खर्चा पड़ता है, लेकिन अगर वो काम नहीं करते तो खर्चा नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास हो रही है तो एसी चल रहा है, अगर क्लास ना होती तो एसी ना चलता। अच्छा, कुछ खर्चे ऐसे भी हैं कि क्लास होती या ना होती खर्चा पड़ता ही पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ये फर्नीचर है, इसकी डेप्रिसिएशन, अगर 5 साल तक यहाँ पे क्लास नहीं होगी, क्लास तो कोई भी नहीं हुई, लेकिन फर्नीचर की वैल्यू में कमी आएगी। 5 साल यहाँ पे क्लास नहीं होगी, बिजली इस्तेमाल नहीं होगी, बिजली का खर्चा बच गया आपका, लेकिन 5 साल तक अगर क्लास नहीं हुई तो फर्नीचर की वैल्यू में तो कमी आ ही जानी है ना, क्लास हो या ना हो। ठीक है, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट ये है कि कोई काम करें तो खर्चा पड़े, वो काम ना करें तो खर्चा ना पड़े, वो रेलेवेंट कॉस्ट। पॉइंट समझ आ गया? क्लास हो रही है, बिजली इस्तेमाल हो रही है, तो बिजली का खर्चा जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट है। क्लास हो या ना हो, डेप्रिसिएशन होनी होनी है, तो वो फिर इररेलेवेंट कॉस्ट है। कोई भी डिसीजन लेना है ना कि यार इस कमरे में क्लास करवाएं या ना करवाएं, तो आपको इररेलेवेंट कॉस्ट इग्नोर करनी है, रेलेवेंट कॉस्ट देखनी। नहीं पॉइंट समझ आता कि क्लास होती है ना होती, डेप्रिसिएशन तो आनी है फर्नीचर की। तो क्लास करने से पहले ये सोच लो कि खर्चा कौन सा पड़ेगा क्लास करने, टीचर का खर्चा पड़ेगा, बिजली का खर्चा पड़ेगा। ठीक हो गया? हाँ, अब आपने देखना है कि क्लास मैनेज करें या ना करें। अगर टीचर का खर्चा आने वाले पैसों से ज्यादा है या कम है तो उसके हिसाब से देखेंगे। अगर टीचर का खर्चा कम है, आने वाले पैसे ज्यादा हैं, तो कोई मसला नहीं, क्लास करें। लॉजिक समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये रेलिवेंट कॉस्टिंग। उसके बाद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग टेक्निक में रेलिवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। मतलब ये चैप्टर आपका अच्छी तरह आता होगा तो आपका कौन सा चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग यही है कि यार हमने जो खर्चा किया है, हमारा रेवेन्यू उस खर्चे से ज्यादा आना चाहिए, अदरवाइज फैक्ट्री बंद करके नौकरी ढूंढ लेते। मतलब फैक्ट्री आपने चलाई है, 2 लाख रुपए खर्चा आया है, और आप जो चीज बना के जो बेच रहे हैं उसे 1.5 लाख रुपए की सेल हुई है, तो फैक्ट्री बंद करो। पल्ले से तो नहीं ना दुनिया फैक्ट्री चला सकती। 50,000 रुपए का लॉस हो गया आपको पहले महीने, पता लग गया कि अगले महीने में 50,000 का ही लॉस होना है ना, तो फैक्ट्री बंद करो, नौकरी ढूंढो। कम से कम पल्ले से पैसे तो नहीं लगेंगे ना। नहीं बात लगी? और नौकरी नहीं भी मिलती, वेले बैठे रहो, 50,000 रुपए जो पल्ले से लगा रहे हो वो तो रुक जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद है जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कंसेप्ट ये है कि आप फर्ज करें बना बनाया माल सप्लायर से लेके आगे बेचते हो, तो आप समटाइम ये सोचते हो कि यार मैं पूरे साल का माल इकट्ठा ना मंगवा लूं, सस्ता मिलेगा, डायरेक्ट समझ आएगी नहीं। लेकिन उसमें फिर मसले हैं। मसले क्या हैं? अब पूरा माल सारा इकट्ठा मंगवा लेंगे ना, लोगों को पता चल जाएगा कि इसके पास करोड़ों का माल पड़ा हो, चोरी होने का खतरा है। अच्छा, अगर चोरी होने का खतरा नहीं भी ना है तो डैमेज होने का तो खतरा है, एक्सपायर होने का खतरा। अगर सब्जियां अपने पूरे साल की मंगवा ली हैं तो वो तो 3 दिन नहीं निकालनी, खराब हो जानी। दूध सारे साल का आप नहीं मंगवा सकते, सब्जियां नहीं मंगवा सकते। इस तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खराब होने का खतरा होता है, तो वो तो आप नहीं मंगवा सकते। मेडिसिन भी नहीं मंगवा सकते पूरे साल, एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरे साल की आप नहीं मंगवा सकते, उनके ऊपर वैसे ही इनहेरेंट लिमिटेशन है। ठीक हो गया? और अगर हम मंगवा भी लें तो मंगवाने का, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर फर्नीचर का क्या एक्सपायर होना है, फर्नीचर मंगवा लेते हैं पूरे साल, तो उसमें अगली टेंशन ये है कि पड़ा पड़ा उस फर्नीचर के ऊपर दूसरा फर्नीचर रखेंगे, उसके ऊपर एक तीसरा फर्नीचर रखेंगे, तो नीचे वाले फर्नीचर को रगड़े लग लग के वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कल को सेल नहीं होगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक्सपायरी का मसला नहीं है, मसला डैमेज होने का भी है। तो इसलिए आपने फिर इन्वेंट्री को मैनेज करना है। क्या सारी इन्वेंट्री इकट्ठी मंगवा लें, या हर हफ्ते बाद इन्वेंट्री मंगवा लें,
या 15 दिन बाद इन्वेंट्री मंगवाएं या महीने बाद इन्वेंट्री मंगवाएं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कंसेप्ट ये है कि आपने किस वक्त इन्वेंट्री की का ऑर्डर देना है पीछे, उसमें फिर आपने कैलकुलेशन करनी है कि अगर हम सारी इन्वेंट्री इकट्ठी मंगवा लेंगे तो हमें बचत तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ वियर एंड टीयर की वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए। बात समझ कि जैसे ये पेट्रोल पंप वाले करते हैं, इनको पता लगा प्राइसेस ऊपर जा रही है तो क्या करो, सारा माल मंगवा लो, जितना माल हो सारा मंगवा लो, लेकिन वो भी उतना ही मैक्सिमम मंगवाएंगे ना जितनी उनके पास स्टोर करने की कैपेसिटी है। उससे ज्यादा तो नहीं मंगवा सकते। मतलब पाकिस्तान के पास ऑयल स्टोर करने की कैपेसिटी होगी, लेकिन 5 साल की तो नहीं है ना, वो मैक्सिमम 1 महीने की होगी। इंडिया के पास स्टोर करने की कैपेसिटी 45 दिन की है, हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी सिर्फ 30 दिन की है। तो अगर पेट्रोल मार्केट में फर्ज करो जंग लगने वाली थी, हमें पता था जंग लगने वाली, हालात खराब है, पेट्रोल मार्केट में $86 का था, तो हम मैक्सिमम ही मंगवा लेते $86 पे, तो कितना ही मंगवा लेते, उसे 1 महीने गुजारा कर सकते, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। और अगर जंग 2 महीने चलेगी तो इसका मतलब है आपको महंगा पेट्रोल मंगवाना पड़ेगा, इसके अलावा चारा कोई नहीं आपके पास, क्योंकि स्टोर करने की कैपेसिटी कोई नहीं। तो बच्चों ये हम चीजें पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, कि क्या सारी इन्वेंट्री पहले दिन मंगवा ले या थोड़ी थोड़ी करके इन्वेंट्री मंगवाए, ये इन्वेंट्री रखी ही ना, मतलब जब आपको जरूरत पड़ेगी उसी वक्त कॉल कर दे। ठीक है, मतलब जिस तरह से आप दराज डॉट पीके की एग्जांपल लेते हैं, अब दराज डॉट पीके की वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट की फोटो लगी हुई है, आप कहते हैं मैंने आईफोन परचेज करना है, तो दराज वालों के गोदाम पे आईफोन नहीं पड़ा हुआ, लॉजिक समझ, दराज वालों का गोदाम खाली है। आपने जिस वक्त ऑर्डर दिया, दराज वालों ने वो उसी वक्त आगे सप्लायर को ऑर्डर देना है। पॉइंट समझ आ रहा है क्या यार? आपने ऑर्डर दिया, वो कहेगा भाईजान एडवांस पैसे जमा कराओ, आपने एडवांस पैसे जमा करे, दराज वालों ने सप्लायर को कहा भाईजान माल निकालो, तो वो माल किसके गोदाम में स्टोर हुआ पड़ा है? दराज डॉट पी के तो खाली है, वो सप्लायर ही का टेंशन है। और सप्लायर अगर डिफेक्टिव माल देगा तो आप उसको वापस कर देंगे, तो दराज की कोई टेंशन नहीं है, दराज डॉट पी के उसको वापस कर देगा, भाईजान थोड़ा माल खराब निकले। पॉइंट समझ लगा नहीं लगा? तो दराज डॉट पीके को अपने गोदामों में कोई भी माल रखने की जरूरत, वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन दराज भी काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो कोई कारोबार ऐसे भी हो सकते हैं कि 0% इन्वेंट्री के ऊपर काम कर रहा है। मुझे बात समझ लगी? ठीक है, इन्वेंट्री किसी और की, टेंशन भी उसी की है। आपके प्लेटफॉर्म पे सिर्फ कस्टमर आया है, आपने सप्लायर को कहा है भाईजान बेचो, और वो सप्लायर आएगा पहले दराज वालों के पास, दराज वाले उसके ऊपर अपना ठप्पा लगाएंगे और आगे भेज दें। समझ लगी बात की? और तो मतलब कुछ कारोबार ऐसे भी है जिनका अपना 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ और वो कारोबार कर रहे हैं। जिस तरह से उबर वाले हैं, उबर वालों की एक भी गाड़ी नहीं है, सारी गाड़ियां दूसरों की है, सर्विसेज उबर के कस्टमर ले रहे हैं, उबर को वो पैसे दे रहे हैं, उबर उसमें से अपना शेयर रखता है, बाकी शेयर उनको दे देता है। 500 लगे। तो अगर गाड़ी को डैमेज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उबर का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उस बंदे का जिसकी गाड़ी, ठीक हो गई? तो ये क्या कंसेप्ट है जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है जी? तो दराज हो गया या उबर हो गया, इन सब लोगों ने क्या किया हुआ, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट की हुई है कि सारा नुकसान कोई ना है, ठीक है जी? इस तरह से जैसे एयरबीएनबी है, एयरबीएनबी वालों की अपनी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी किनकी है? लोगों की। रिस्क एंड रिवॉर्ड भी किनका है? उनका। हाँ, लोग क्या कहते हैं, होटल बुक करवाएंगे तो किसके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे? एयरबीएनबी। वो अपने पैसे काट लेंगे कि बाकी के पैसे उनको दे दे। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड सारा उनका है। समझ लगी कि नहीं? तो इन बड़ी बड़ी जो लोगों ने जो कंसेप्ट निकाले हैं, उन कंसेप्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनका रिस्क कम होगा, रिस्क भी लोगों का है और पैसे भी आपको मिलेंगे, और आप उसमें से अपना शेयर रखेंगे, बाकी का उनको दे देंगे। तो बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो इन्वेंट्री को इस तरह से मैनेज करके चल रहे हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है जी? अब वो बच्चों पेपर देख लेते हैं कि पेपर किस तरह का आना है। पहला बच्चों आपको जो पेपर आना है ना, पहला सवाल जो आपको आना है ना, वो एमसीक्यू आना है। सेक्शन ए होगा, 2 सेक्शन, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में आपको आने तकरीबन 5 से 6 सवाल। कितने सवाल आने? 5 से 6 सवाल। पहला सवाल होगा आपका एमसीक्यूज का, जो कि 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा जी? 10 के नंबर का आपका सवाल होगा। वैसे इसमें ज्यादा है, 2.5 ये हैं, 2 ये हैं, 4.5। 8 ही 7.5।
10 10 है। ठीक है जी, 10 के नंबर के आपको एमसीक्यू आएंगे। यहाँ तक की बात समझ लगी? यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों ये दूसरा सवाल देखो कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। ये वो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर में से सवाल है। ठीक हो गया। फिर ये सवाल है बच्चों 10 नंबर का, ये डिसीजन मेकिंग का सवाल आया कि हम प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, बताओ हम क्या क्या करेंगे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। लॉजिक समझ आ गई? फिर उसके बाद बच्चों वंस अगेन ब्रेक इवन आ गया, वही इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक आ गया। सॉरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नहीं, ये सीवीपी का है, सीवीपी एनालिसिस। 10 नंबर का सवाल आ गया। फिर बच्चों यहाँ पे भी 9 नंबर का सवाल आ गया। ये देखो उसने क्या मांगा है, फैक्ट्री ऑडिट। ये फैक्ट्री ऑडिट के चैप्टर में से सवाल आ गया। ठीक हो गया जी। फिर बच्चों ये आ गया जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से सवाल आ गया। ये वो ये देखो लिखा हुआ 5O मेथड, ठीक है, इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में जो पढ़ा था आपने। फिर उसके बाद बच्चों प्रॉफिट लॉस बनाना है, मार्जिनल कॉस्टिंग। कितने नंबर का सवाल है जी? 13 नंबर का, और ये सेक्शन बी है। अच्छा, सेक्शन बी में बच्चों याद रखिएगा कि आपका सवाल 10 नंबर से ज्यादा का आएगा और 20 नंबर तक हो सकता है। 10 नंबर से ज्यादा का सवाल आएगा, 12 13 14 15 16 और 20 तक जा सकता है मैक्सिमम। 25 का नहीं आ सकता, 20 तक आ सकता है। फिर अगला सवाल देखिए कितने नंबर का है, 18 नंबर का। और ये क्या है जी, डिसीजन मेकिंग। क्या ये खुद बनाए या मार्केट से माल परचेज करें? डेफिनेटली हम खुद उस वक्त बनाएंगे जब मार्केट से माल महंगा मिलता होगा, और मार्केट से ले लेंगे जब खुद महंगा पड़ता होगा। नहीं बात समझेगी? मतलब आप कहते हैं कि यार 100 रुपए का लेज का जो पैकेट हमने बाहर मार्केट से लाके खाना है, तो घर में भी तो आप किलो आलू ले आते, उसको घर में फ्राई कर लेते तो ज्यादा बन जाता है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उस वक्त ऑयल कितना ज्यादा लग जाएगा। तो अगर तो ओवरऑल आपको 500 रुपए के लेज पड़ के घर में, तो आप कहेंगे यार मारो गोली, 100 रुपए का पैकेट मारो लाया। नहीं समझ लगी? तो ये डिसाइड करना था कि खुद बनाए या मार्केट से ले। बर अगला पॉइंट है, अब यहाँ पे वेरिएंस। वेरिएंस का टॉपिक अभी मैंने आपको बताया ना कि एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है और स्टैंडर्ड के हिसाब से जो खर्चा होना था, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो मटेरियल में भी डिफरेंस आ सकता है, ओवरहेड में भी डिफरेंस आ सकता है, और बच्चों लेबर में भी फर्क आ सकता है। यहाँ पे उसने लेबर का नहीं पूछा, ओवरहेड का पूछा, फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड ऐसी है। और मटेरियल का पूछा, लेबर का भी होता है लेकिन वो यहाँ पे उसने पूछा नहीं। कितने नंबर का सवाल है? 15 नंबर का सवाल है। ठीक है जी। तो पेपर का पैटर्न आपको समझ आ गया बच्चों? कि पेपर का पैटर्न किस तरह का हो सकता है, और इसमें जो है एमसीक्यूज भी आने हैं, छोटे सवाल भी आने हैं और बड़े सवाल भी आने हैं। तो बड़े सवाल किन किन टॉपिक में से हो सकते हैं वो क्लियर कर लें। वेरियस में से बड़ा सवाल आएगा आपको, डिसीजन मेकिंग का बड़ा सवाल आएगा आपको, मार्जिन ऑफ ऑप्शन कॉस्टिंग का बड़ा सवाल आएगा आपको। ठीक है, और बाकी आपके जो टॉपिक है उसमें से छोटे छोटे सवाल आपको आ सकते हैं। पेपर पैटर्न समझ आ गया? चेंज भी हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बड़ा टॉपिक छोटे में जा सकता है, लेकिन छोटा टॉपिक बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, इधर है पढ़ा कि ये छोटे हैं टॉपिक, ये बड़े हैं, जैसे आर में इस तरह नहीं होता। हाँ नहीं, ठीक है। बड़ा टॉपिक जो है ना वो छोटे में, मतलब वो 16 नंबर का आया तो वो 8 नंबर का हो सकता सही। है, लेकिन जिसके बारे में उसने कह दिया ना कि ये 8 नंबर का है, वो 16 नंबर का नहीं आ सकता। ठीक है। हाँ, वो ये कर सकता है कि दो टॉपिक 8 8 नंबर के मिला के 16 नंबर का सवाल बना दे। ठीक है जी। तो ये बच्चों पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, सिलेबस डिस्कस कर लिया। कल इंशाल्लाह हमारा पहला चैप्टर होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और फिर हम उसको खत्म करेंगे तो फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे।